हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के हम एजुकेशनल वीडियो नंबर 54 के माध्यम से आपको क्लास 12 के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 9 प्रोवाइड कर रहा हूं। विद्यार्थियों आज का ये लेक्चर है ये आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। विद्यार्थियों, हमारे द्वारा जो भी लेक्चर फिजिक्स के क्षेत्र में प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये सब के सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। विद्यार्थियों, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने लेक्चर नंबर 9 को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ लेते हैं विद्यार्थियों, तो हमारे द्वारा आगे जो सेलों के संयोजन से संबंधित, क्योंकि मैंने आपको प्रतिरोधों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, ये सारी बातों को आपको समझा दिए हैं। आगे जो सेलों के संयोजन से संबंधित वीडियो आपको मिलने वाला है विद्यार्थियों, तो सेलों का संयोजन हमें तभी समझ में आएगा जब हम सेल से निकलने वाली धारा या फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध वगैरह के बारे में विचार कर लेंगे। तो ये सेलों के संयोजन से पहले किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं, कौन कौन से डेरिवेशन जरूरी हैं, हम उनको आज के क्लास में अगर पूरी तरह से समझ लें और अपने लेक्चर नंबर 9 को पूरी तरह से स्टेबल कर लें विद्यार्थियों, तो उम्मीद करिए, आशा करिए, पूरी विश्वास करिए आप कि हमारा जो फिजिक्स है वो स्मूथली आगे की ओर निकलेगा। आइए आज के क्लास के टॉपिक का अवलोकन कराते हैं और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को इंक्रीज करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन में आपसे 1 मिनट का एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले किसी भी सब्जेक्ट के एजुकेशनल वीडियो आपको परीक्षा उपयोगी लगे, आपको सहायक सिद्ध हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपको ठीक ठाक लगे विद्यार्थियों, तो आप मेरी हेल्प ज़रूर करें। कहा जाता है ना कि मान लीजिए अगर हम किसी के पास पढ़ाई कर लिए हैं तो पढ़ाई के उपरांत हमें वहाँ पर गुरु दक्षिणा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपने एजुकेशनल वीडियो को देख लिया है विद्यार्थियों, आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि एग्जाम के इस घड़ी में आपके लिए सहायक है, आपकी समझदारी बढ़ गई है, तो विद्यार्थियों मेरे क्लास को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरी मदद करें मेरे चैनल में सब्सक्राइबर को बढ़ाने की। मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात को समझेंगे, आप मेरी मदद में मेरे सहायक होंगे। विद्यार्थियों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ विद्यार्थियों, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहा वो है सेल की धारा, निर्भरता एवं उसकी गणितीय व्याख्या। विद्यार्थियों, आज का क्लास सबसे पहले स्टार्ट होता है सेल से। आज का क्लास सबसे पहले स्टार्ट होता है सेल से। सेल को समझने के लिए हमें बैटरी को डिफाइन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज के क्लास में आपको समझा रहा हूं बैटरी क्या होती है। बैटरी के बारे में समझें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये एक सेल मान लिया जाए, मैं बार बार इसी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर किसी एक सेल मान लिया जाए, ये भी एक सेल है, तो हम जानते हैं सेलों का संयोजन ही बैटरी कहलाता है। हमें सिंपल वे में मालूम होना चाहिए सेलों का संयोजन ही क्या है, बैटरी है। हमें बिल्कुल एकदम नॉर्मल वे में इस बात का अवलोकन होना चाहिए कि सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं, बैटरी। सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखी जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपने बैटरी की परिभाषा को समझ लिया है कि बैटरी किसे कहते हैं। तो आपने देखा सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। मतलब अगर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो सेलों के संयोजन को हम लोग बैटरी कहेंगे। अब यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं तो सेल किसे कहते हैं। सेलों के संयोजन को अगर बैटरी कहते हैं तो सेल किसे कहते हैं। वह माध्यम अथवा निकाय जिससे कोई बैटरी तैयार की जाती है, सेल कहलाती है। वह माध्यम अथवा निकाय जिसके संयोजन से बैटरी तैयार होती है, क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। मतलब सेल किसे कहेंगे, तो वह माध्यम अथवा निकाय जिसके संयोजन से कोई बैटरी तैयार होती है, सेल कहलाती है। और सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सेल और बैटरी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करते हैं सेल की धारा को। सेल की धारा के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। आइए सेल के बारे में सोचते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा लग रहा है वो है सेल की धारा। सेल की धारा
आइए सेल की धारा के बारे में सोचते हैं। विद्यार्थियों, अगर हमें किसी सेल की धारा के बारे में सोचना है तो मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है। तो सेल की धारा के बारे में लोग बताते हैं कि जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को, मान लीजिए सेल का बाहरी प्लेट है, हम इसको प्लस मान लेते हैं, और ये सेल का भीतरी प्लेट इसको माइनस मान लेते हैं। तो जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने चालक तार द्वारा जोड़ दिया, जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये चालक तार है और मैंने सेल की बाह्य प्लेटों को इस चालक तार द्वारा जोड़ दिया। फोकस करिएगा, मैंने सेल की इस बाह्य प्लेटों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया। जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो सेल के बाहर की धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है। सेल के बाहर की धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है। जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो सेल के बाहर की धारा कहां से कहां जाएगी? प्लस से माइनस की ओर जाएगी, और सेल के भीतर की धारा माइनस से प्लस की ओर आती है। तो आप ऑब्जर्व करिएगा, सेल के बाहर की जो धारा है वो प्लस से माइनस की ओर गई। अब प्लस से माइनस की ओर गई तो रास्ता मैंने एक चालक तार के माध्यम से दे दिया था, लेकिन सेल के भीतर की धारा जो माइनस से प्लस की ओर आ रही है, सेल के भीतर की धारा जो माइनस से प्लस की ओर आ रही है, सेल के भीतर की धारा जो माइनस से प्लस की ओर आ रही है, इस समय कौन चालक तार काम कर रहा है? इसका मतलब साफ है कि सेल का जो घोल होता है, सेल का जो लिक्विड होता है, वो भी सेल के धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसी के माध्यम से हम सेल की धारा को समझ पाएंगे। जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो सेल के बाहर की जो धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर आती है। इस प्रकार से सेल के भीतर की धारा माइनस से प्लस की ओर आएगी। इस प्रकार से सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध की घटना समझ में आई होगी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? मैंने समझाया है कि जब आप किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो सेल के बाहर की धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो एक बात साफ है, सेल के भीतर की जो धारा होती है वो माइनस से प्लस की ओर जाती है। तो बाहर की धारा प्लस से माइनस की ओर गई क्योंकि आपने तार लगाया था, तो भीतर की धारा माइनस से प्लस की ओर क्यों गई, कैसे गई? इसका मतलब सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विद्यार्थियों, सेल में दो धाराएं बहती हैं, बाहर की धारा प्लस से माइनस की ओर और भीतर की धारा माइनस से प्लस की ओर। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए एक सेल है, आप किसी भी सेल को लेकर के अगर ऑब्जर्व करें तो सेल का आगे का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो सरफेस की तरह समतल वाला हिस्सा होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। आप देखें, मैंने आपको समझाने के लिए एक सेल को यहां पर छायांकित किया है और एक सेल को यहां पर अगर मैंने सेट दिया है, तो ये सेल के भीतर के वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। अब चाहे आप केमिस्ट्री के हिसाब से आप इसे आज की क्लास में प्राथमिक सेल समझो या द्वितीयक सेल समझो। आइए, हमने इस सेल के बाह्य प्लेटों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। तो जब हमने इस सेल के बाह्य प्लेट को एक चालक तार द्वारा जोड़ा तो सेल के बाहर की धारा कहां से कहां जाएगी? प्लस से माइनस की ओर जाएगी। सेल के बाहर की धारा कहां से कहां जाएगी? प्लस से माइनस की ओर जाएगी। तो एक बात बताइए, सेल के बाहर की धारा प्लस से कहां जा रही है? माइनस। सेल के बाहर की धारा कहां जा रही है? प्लस से माइनस। सेल के भीतर की धारा कहां से कहां आती है? सेल के भीतर की जो धारा होती है वो माइनस से प्लस की ओर आती है। सेल के भीतर की जो धारा होती है वो माइनस से प्लस की ओर आती है। तो सोचने की बात है, बाहर की धारा प्लस से माइनस जा रही है क्योंकि हमने क्या लगाया है? तार। भीतर की धारा माइनस से प्लस कैसे आ रही है? इसका मतलब साफ है कि जो सेल का घोल है इहो विद्युत धारा के मार्ग में क्या कर रहा है? प्रतिरोध लगा रहा है। जो सेल का घोल है ये भी वैद्युत धारा के मार्ग में क्या कर रहा है? प्रतिरोध लगा रहा है। इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और जब आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध पाएंगे तभी आप धारा को बता पाएंगे।
जब हम किसी सेल के बाह्य प्लेटों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो सेल के बाहर की धारा चली जाती है प्लस से माइनस की ओर, सेल के बाहर की धारा चली जाती है प्लस से माइनस की ओर, सेल के बाहर की धारा चली जाती है प्लस से माइनस की ओर, और सेल के भीतर की धारा आती है माइनस से प्लस की ओर। बाहर की धारा प्लस से माइनस गई क्योंकि मैंने तार लगाया था। भीतर की धारा माइनस से प्लस कैसे आई? स्पष्ट है कि सेल का घोल भी, सेल का लिक्विड भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर बाहर मैंने चालक तार लगाया तो उसको मैं मान लिया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, और अंदर मैंने जो है सेल के लिक्विड को आंतरिक प्रतिरोध के रूप में देखा तो ये स्मॉल आर है। विद्यार्थियों, आपकी व्यवस्था ठीक ठाक रही, इसलिए मैंने एक हिंट्स प्रदर्शित किया है, इस हिंट्स को अवलोकित करें कि अगर बैटरी का ये धन प्लेट है और ये बैटरी का ऋण प्लेट है तो स्पष्ट है बाहर की धारा धन प्लेट से कहां जाती है? ऋण प्लेट की ओर। तो भीतर की धारा कहां आती है? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। और जब बाहर की धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है उस समय काम करता है बाह्य प्रतिरोध, और जब भीतर की धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर आती है तो उस समय काम करता आंतरिक प्रतिरोध। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर स्पष्ट हुआ कि जो हमारा बैटरी या सेल है इसमें डबल करंट की वजह से डबल रेसिस्टेंस भी काम करते हैं। बाहर की धारा प्लस से माइनस की ओर तो बाह्य प्रतिरोध काम करेगा, भीतर की धारा माइनस से प्लस की ओर तो आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस काम करेगा। यहां पर डबल करंट, इंटरनल करंट और एक्सटर्नल करंट, यहां पर डबल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। उम्मीद है कि आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस अंश को आगे की ओर बढ़ाता हूं। अब अगर विद्यार्थियों हम यहां पर फोकस करें कि किसी सेल की धारा के लिए कि सेल से कितनी धारा निकल रही है, तो सबसे पहले हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, सबसे पहले मैं आपको तर्क के आधार पर बता रहा हूं। तर्क के आधार पर सुने विद्यार्थियों, हमने क्या पढ़ा है? अगर हम धात्विक चालक की धारा निकालें, धात्विक चालक की धारा, अगर आप धात्विक चालक की धारा के बारे में अवलोकन करते हैं तो धात्विक चालकों में धारा के संदर्भ में जो नियम प्रस्तुत किया उसने क्या, ओम ने प्रस्तुत किया है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरे पर लगे विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। तो धात्विक चालक की धारा अगर लिखनी है आपको तो आप ओम के नियम से चलिए, क्योंकि इनका नियम धात्विक चालकों पर विशेष लागू होता है, ओम के नियम से। और अगर आप ओम के नियम से आएंगे तो हमें मालूम है कि R बराबर B बटा I होता है। I को बाहर करेंगे तो I बराबर B बटा R। इसको देखने से साफ पता चलता है कि जो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक में एक धारा होती है, और अगर धात्विक चालक में एक धारा होती है तो जो धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक होते हैं उनमें केवल बाह्य प्रतिरोध काम करता है, बाह्य प्रतिरोध काम करता है। विद्यार्थियों, धारा एक है, बाह्य प्रतिरोध काम करेगा केवल कैपिटल आर। इसको देखने से साफ पता चल रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, अगर हम विद्युत अपघटनी चालकों की बात करें, विद्युत अपघटनी चालकों की बात करें, विद्युत अपघटनी चालकों के लिए अगर आप देखें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आवेश के प्रवाह के आधार पर जो है हमने चालकों को दो भागों में बांट दिया, एक है धात्विक चालक, एक है विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। और ऐसे चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं? ऐसे चालक पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों से नहीं बल्कि मुक्त आयनों के कारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। आयनों से आवेश प्रवाह होने के कारण उन्हें आयनिक चालक के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्युत अपघटनी चालक, विद्यार्थियों आपको पता है विद्युत अपघटनी चालकों का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है सेल या बैटरी, क्योंकि इसमें आयन बनते हैं। सेल या बैटरी जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ या तो गलित अवस्था में होते हैं या तो जलीय अवस्था में होते हैं। तो सेल या बैटरी आज का पाठ्यक्रम हमारा यही है। अगर हम इनमें तर्क के आधार पर, प्यारे विद्यार्थियों, हम तर्क के आधार पर अभी डेरिवेशन नहीं कर रहे, अभी रीजनिंग के आधार पर चल रहे, तर्क के आधार पर सोचें। चूंकि I बराबर B बटा R तो होता ही है,
किंतु हमें एक बात मालूम है, किंतु अपघटनी चालकों में धारा तो दो होती है, उसको हम परिणामी आई देख लेंगे, हमें परिणामी आई चाहिए वो तो देख लेंगे। बट ध्यान से सुनिए, जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, विद्युत अपघटनी चालकों के भीतर जो होता है, अपघटनी चालकों में प्रतिरोध दो कार्य करते हैं। इसलिए जब यहां पर आप आर तुल्य निकालेंगे तो आर तुल्य बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध होगा। अगर किस समीकरण के आधार पर आप आई सेल निकालें, माने आई सेल या बैटरी की धारा निकालें, तो और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, तथा विद्युत अपघटनी चालकों में जो V होता है वो E के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बताएंगे, ये केस एग्जैक्टली मत मान लीजिएगा कब V E के बराबर होता है, आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए V बराबर की। V का तात्पर्य धात्विक चालकों से जहां विभव या विभवांतर है, यहां पर भी आपको समझाएंगे कि E का तात्पर्य V व ब मतलब विद्युत वाहक बल। E का तात्पर्य क्या है? V व ब माने विद्युत वाहक बल से है। अब अगर आप इसे आगे की ओर ले चलने का प्रयास करो तो आई सेल बराबर कितना आ रहा है? V के जगह पे क्या रिप्लेस करना? E। और कैपिटल आर तुल्य प्रतिरोध, तो धात्विक विद्युत अपघटनी चालकों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई सेल बराबर, कितनी अच्छी बात निकल करके आ रही है सामने आपके, कि आई सेल बराबर जो होता है वो E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। आई सेल बराबर जो होता है वो E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। आई सेल बराबर जो होता है वो E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। और आई धात्विक चालक जो होता है वो I बराबर V बटा आर होता है। I बराबर V बटा आर धात्विक चालकों के लिए है और आई सेल बराबर E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये विद्युत अपघटनी चालकों के लिए है। उम्मीद है कि आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। आइए हम थोड़ी बहुत आई सेल की निर्भरता देखते हैं कि आई सेल किन किन बातों पर निर्भर करता है। आई सेल की निर्भरता, आई सेल की निर्भरता, आई सेल की निर्भरता चेक करिए। आई सेल की निर्भरता क्या होती है? आई सेल की निर्भरता क्या है? सबसे पहले आप यहां आई सेल का व्यंजक लिखें। आई सेल बराबर E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हर कोई चाहता है आई मैक्स हो, आई को मैक्स करने के लिए आई मैक्स हो, तो इसका मतलब साफ है कैपिटल आर भी मिन होना चाहिए, वह स्मॉल आर भी क्या होना चाहिए? मिन होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि आई मैक्स हो, धारा अधिकतम मिले सेल या बैटरी से, सेल या बैटरी से धारा अधिकतम मिले, सेल या बैटरी से धारा अधिकतम मिले, तो इसके लिए हर कोई चाहता है आई मैक्स हो। तो सिद्धांत में अगर फॉर्मूले से सोचे तो आई मैक्स करने के लिए आर कैपिटल आर मिन स्मॉल आर मिन होना चाहिए। अब क्लास के लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल आर मिन हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। क्लास के लोग बोलेंगे सर कैपिटल आर मीन हमारे ऊपर है, इसका मतलब क्या? हम नहीं समझे। जैसे मान लो कैपिटल आर मीन हमारे ऊपर है, मान लो ये सेल है और इससे हमने तार जोड़ दिया, इससे हमने तार जोड़ दिया। हमें मालूम है कि जितना लंबा तार होगा, हमें मालूम है कि जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिबाधा होगी। लेक्चर नंबर 6-7 आपको अच्छी तरह से मालूम है कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो जितना बड़ा तार हम लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रतिबाधा होगी, और जितना छोटा तार लगाएंगे उतना कम प्रतिबाधा होगी। जितना बड़ा तार लगाएंगे उतना बड़ा प्रतिबाधा होगी, जितना छोटा तार लगाएंगे उतना छोटा प्रतिबाधा होगी। तो बताइए बाह्य प्रतिरोध हमारे ऊपर है कि नहीं, कि हम सेल या बैटरी से कितना बड़ा तार लगा देंगे? बोलिए पहले। कैपिटल आर हमारे ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है कि नहीं? बिल्कुल।
अब आप स्मॉल आर के बारे में सोचिए, तो जो हमारे ऊपर डिपेंड है उसको तो छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। स्मॉल आर मीन क्या है? स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कहां काम करता है? इस सेल या बैटरी के भीतर। आंतरिक प्रतिरोध कहां काम करेगा? इस सेल या बैटरी के भीतर। आप रिप्लाई करिए कि आपके ऊपर डिपेंड है। क्या आपने इसको बनाया है? नहीं, इसको कंपनी ने बनाया है, इसको कंपनी ने बनाया है। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे या आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब स्मॉल आर मीन अगर करना है तो यहां पर हम लिखेंगे यह हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। और अगर हमारे ऊपर निर्भर नहीं है तो किसके ऊपर निर्भर है? यह कंपनी के ऊपर निर्भर है। अब बताइए, ये कंपनी के ऊपर निर्भर है। अच्छा एक बात बताइए, हम बाहर वाला प्रतिरोध तो कभी शून्य कर नहीं सकते। अगर हम बाहर तार जोड़बे न करें तो हमें करंट मिलेगा कैसे बैटरी या सेल से? फिर उसे लेने या बनाने का मकसद क्या निकलेगा? अगर हम इसे कम से कम भी तार जोड़ें, ज्यादा छोटा से छोटा भी तार जोड़ें, तो इसका मतलब किसी कीमत पर, एट द एनी रेट, किसी कीमत पर बाहर वाला प्रतिरोध तो शून्य हो नहीं सकता। माने कैपिटल आर बराबर 0 नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी वाले स्मॉल आर बराबर 0 कर सकते हैं। पहले इसे सोचिए। अब यहां पर अगर आप पढ़ें तो आप ये बताएंगे कैपिटल आर नॉट इक्वल 0, कभी भी कैपिटल आर 0 नहीं होगा। लेकिन अब आप सोचें कि अगर स्मॉल आर 0 हो जाए, स्मॉल आर 0 हो जाए। स्मॉल आर 0 की बात बाद में समझाएंगे, पहले आप क्या समझिए। अगर कंपनी वाले अंदर का रेसिस्टेंस 0 कर दें, यदि कंपनी वाले अंदर का रेसिस्टेंस 0 कर दें, यदि कंपनी के लोग अंदर का रेसिस्टेंस 0 कर दें, अगर कंपनी वालों ने अंदर का रेसिस्टेंस 0 कर दिया, आप यहां पे समझिए, तो इसका मतलब I बराबर E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर हम यहां पर डिपेंड करें I बराबर E कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 0, तो फोकस करके बताइए I सेल बराबर कितना आ गया? E बटा कैपिटल आर। यानी इस समय जो I आएगा क्या है? मैक्स है। इस समय जो I आएगा वो क्या है? मैक्स है। क्योंकि केवल अब बाहर वाले पे डिपेंड करेगा, जिसको हम कतई किसी कीमत पर शून्य नहीं कर सकते। लेकिन मान लिया कि कंपनी वाले स्मॉल आर को क्या कर दे? 0। बाद में सोचेंगे स्मॉल आर 0 होगा भी या नहीं, लेकिन अभी के लिए स्मॉल आर अगर 0 हो गया, नगण्य हो गया, तो आई सेल बराबर E बटा कैपिटल आर हो जाएगा। इसका मतलब इस समय I का मान मैक्स होगा, I ज्यादा से ज्यादा मिलेगा करंट। और ऐसी दशा में, जिस दशा में एक स्मॉल आर 0 हो गया और I मैक्स हो गया, इस समय किसी सेल अथवा बैटरी को आदर्श कहते हैं। आदर्श सेल या बैटरी के नाम से जाना जाता है। आदर्श सेल या बैटरी के नाम से जाना जाता है। चीजों को सीक्वेंस में आदर्श सेल या बैटरी के नाम से जाना जाता है। जिस समय विद्यार्थियों आपने देखा आई सेल बराबर E बटा कैपिटल आर हुआ, स्मॉल आर 0 हो गया, तो पूरा का पूरा बाह्य प्रतिरोध पर डिपेंड है। बाह्य प्रतिरोध को तो हम कभी 0 कर नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है, अदरवाइज करंट कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब आई सेल बराबर E बटा कैपिटल आर। आई सेल बराबर E बटा कैपिटल आर कब हुआ? जब स्मॉल आर 0 है, तो टोटल वैल्यू कैपिटल आर पे निर्भर करेगा। इस समय I मैक्स आएगा। अगर किस समय I मैक्स आ रहा है, सेल से अधिकतम धारा मिल रही है, तो इसका मतलब वो सेल आदर्श सेल या बैटरी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कोई भी सेल या बैटरी आदर्श कब हो सकती है, तो जब उसका स्मॉल आर कितना हो? 0। हम किस स्टेटमेंट को आगे सोचेंगे? कैपिटल आर अगर 0 संभव नहीं है तो क्या स्मॉल आर 0 संभव है, इसे आगे सोचेंगे। बट आदर्श चीजों की कल्पना करते हैं। विद्यार्थियों, ये एक बात तो सत्य है कि जो आदर्श चीजें होती हैं वो केवल पन्नों में ही लिखी जा सकती हैं, आदर्श चीजें संभव नहीं हैं। आदर्श चीजों का मतलब होता है 100% दक्षता वाली। 100% दक्षता वाली चीजें संभव नहीं है। इसका हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपने किताबों में, अपने कॉपी में,
अपने कलम के माध्यम से लिख करके, लेकिन आदर्श चीजें संभव नहीं है। तो आपने यहां पर इस बात का अवलोकन किया, कोई भी सेल या बैटरी आदर्श कब हो सकती है, जब कंपनी वाले उसका स्मॉल आर नगण्य कर दें। अब हम सच्चाई का पता लगाएंगे, स्मॉल आर नगण्य होना भी संभव है या फिर नहीं है। तब तक के लिए इस स्टेप का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर विचार करते हैं। अब विद्यार्थियों बात आ जाती है क्लियरली ये बात दोहराने की कि क्या स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर तो जीरो संभव नहीं है। हमारे क्लास के सारे विद्यार्थी इसको फिक्स कर पाए होंगे। क्या स्मॉल आर जीरो संभव है? क्या आई सेल मैक्स हो सकती है, या फिर क्या आदर्श सेल संभव है? जो कहना था हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन अब यहां पर हम लोग बेसिकली साइंटिफिक हिसाब से सोचते हैं। स्मॉल आर बराबर जीरो, आई सेल मैक्स, आदर्श सेल कब हो सकता है? विद्यार्थियों सबसे पहला कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है कि स्मॉल आर बराबर जीरो, स्मॉल आर बराबर जीरो संभव नहीं है। स्मॉल आर बराबर जीरो संभव नहीं है। सुन लीजिए, स्मॉल आर बराबर जीरो संभव है क्यों नहीं? आंतरिक प्रतिरोध जीरो क्यों नहीं संभव है? आइए बताते हैं। आप थोड़ा सा विद्युत अपघटनी चालकों के ऊपर फोकस करिए। हमने किसमें एक ले लिया है एनोड, हमने एक इसमें ले लिया कैथोड, और इसमें भरे गए हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। आपको मालूम है स्मॉल आर इसमें कौन होता है? आप बताइए। एनोड का मतलब होता प्लस, अब कैथोड का मतलब होता माइनस। आपने अभी पढ़ा है बाहर की धारा कहां जाती है? प्लस से माइनस की ओर। तो हमने तार जोड़ा था। अब भीतर की धारा कहां आती है? माइनस से प्लस की ओर। तो सेल या बैटरी का जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है या जो घोल होता है वो वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब यहां ये माइनस है, यहां ये प्लस है, यहां तक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये सेल का जो घोल है वो आंतरिक प्रतिरोध का काम कर रहा है। हम इसी को करना चाहते हैं जीरो, कि ये जीरो हो जाए, हमें आई मैक्स मिल जाएगा। आइए चेक करते हैं स्मॉल आर जीरो संभव भी है। स्मॉल आर जीरो कब होगा? स्मॉल आर जीरो तभी हो सकता है जैसे कि ये एनोड वाला है और ये कैथोड वाला है, हम दोनों को एक में ही ला करके चिपका दें। सबसे बड़ी गलती, हमने दोनों को एक में चिपका दिया, माने प्लस और माइनस दोनों को एक में मिला दिया। आपको मालूम भी है प्लस और माइनस दोनों को एक में मिला दिया, कोई मकसद रहा? दूसरी चीज, ये प्लस और माइनस ने करंट को फ्लो नहीं किया, प्लस और माइनस ने करंट को फ्लो नहीं किया, बल्कि आपको पता है इसके भीतर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाले गए उनके रिएक्शन से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। आप बताइए, जिस समय आपने दोनों प्लेटों को आपस में मिला दिया, क्या इनके भीतर कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ आ पाएगा? वो तो केवल साइड साइड रह जाएंगे, इनके भीतर कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं आ पाएगा। इसलिए विद्यार्थियों स्मॉल आर बराबर जीरो संभव नहीं है। स्मॉल आर बराबर जीरो संभव नहीं है। स्मॉल आर बराबर जीरो संभव नहीं। अपने चक्कर में आप सोचेंगे आई मैक्स होगा, आई निल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटों को, पहले तो प्लेट इतनी दूरी पे थे, आपने सोचा कि इनके बीच की दूरी कम कर दें। इनके बीच की दूरी कम करने का मतलब स्मॉल आर को कम करना। जैसे बाहर में तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो कैपिटल आर बढ़ता है, तार की लंबाई घटाते हैं तो कैपिटल आर घटता है। वैसे सेल के भीतर जैसे ही प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते जाएंगे वैसे स्मॉल आर का मान घटता जाएगा, क्योंकि घोल कम से कम आएंगे। और आपने सोचा इसको जीरो कर दे, खट से दोनों प्लेटों को सटा दिया। अब दोनों प्लेट आपस में मिल गए तो इनके बीच में कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं जाएगा, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब आइनिल है। और आइनिल है, आपने सोचा था स्मॉल आर जीरो करेंगे आई मैक्स होगा, यहां पर तो खेल ही खत्म है। आप चेक करिए इसको। तो इसलिए केवल इमेजिन कर सकते हैं स्मॉल आर जीरो, आदर्श चीजें केवल सोच सकते हैं, लेकिन आदर्श चीजें संभव नहीं है। कुछ किताबें ऐसी भी हैं, उनकी भी बात सुन लें। कुछ किताबें ये भी तर्क देती हैं, कुछ किताबें इस बात का भी आपको आर्गुमेंट देंगी कि अगर बैटरी के भीतर, सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता को शून्य कर दें। आर्गुमेंट सुनिएगा, केमिस्ट्री में टॉप क्लास का आर्गुमेंट है। कुछ चीजें ऐसी भी कहेंगी, ये पहला है, कुछ चीजें ऐसी कहती हैं कुछ किताबें, स्पेशली केमिस्ट्री बोलती है आपके क्लास की,
कि यदि बैटरी या सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य की पदार्थ की सांद्रता को शून्य कर दें, सांद्रता को शून्य कर दें, तो इसका मतलब आयतन अनंत है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ के भीतर सांद्रता को शून्य कर दें, तो किसी की सांद्रता अगर शून्य हो रही है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सांद्रता बराबर सूत्र क्या होता है? सांद्रता बराबर सूत्र क्या होता है? मोल बटा आयतन, मोल बटा आयतन। आयतन को बाहर करिए, आयतन को बाहर करिए, तो मोल बटा सांद्रता, मोल बटा सांद्रता। आप इसको चेक करिए, आपने क्या बोला? केमिस्ट्री के अनुसार आप बोल रहे हो कि अगर हम वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघटनी चालकों के भीतर सांद्रता को शून्य कर दें, मानिए सांद्रता की जगह 0, आपको बता किसी के बटा 0, इसका मतलब आयतन अनंत, आयतन अनंत, आयतन अनंत कर दिया जाए, तो किताबें बोल रही हैं कि उस समय भी जो है आई मैक्स हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, कभी आपने सोचा भी है, कभी आपने ऐसा सोचा भी है कि सांद्रता किसी की शून्य हो जाए, किसी की सांद्रता शून्य हो जाए? किसी की सांद्रता कभी शून्य कर सकते हैं? किसी की सांद्रता कभी शून्य नहीं हो सकती है। एक ग्लास पानी में अगर आपने 1 टीस्पून नमक को डाल दिया है, साल्ट को घोल दिया है, अब आप उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, आपके चखने के हिसाब से जो है उसका जो है साल्टी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका नमक गया कहां? किसी की सांद्रता कभी शून्य नहीं होती। अगर किसी की सांद्रता शून्य हो जाए तो दुनिया में कभी भी समुद्र अपने खारेपन के लिए मशहूर नहीं हो सकता। समुद्र में अथाह पानी है, लेकिन समुद्र आज भी अपने खारेपन के लिए मशहूर है, इसलिए कभी किसी की सांद्रता शून्य नहीं हो सकती। सांद्रता शून्य होने का मतलब आयतन अनंत, जो कि संभव नहीं है। अनंत चीजें कहां संभव है, बताइए हमें। सांद्रता शून्य होने का मतलब गणित के हिसाब से समझिए, कहावतेबाद में सांद्रता शून्य होने का मतलब अनंत, आयतन अनंत, अनंत चीजें संभव हैं, इनफाइनाइट को आप प्राप्त कर सकते हैं, तो किसी की सांद्रता हम शून्य नहीं कर सकते। आपको मैंने एक आइडियोम से बोला, अगर किसी की सांद्रता शून्य है तो बताइए कहावत कैसे सत्य है कि समुद्र अपने खारेपन के लिए मशहूर है जिसमें अथाह पानी है? आप फोकस करके बताइए। तो इसका मतलब किसी की सांद्रता अगर शून्य नहीं हो सकती तो इसका मतलब वहां स्मॉल r 0 भी संभव नहीं है, इसका मतलब आदर्श चीजें संभव नहीं है। इतनी सारी बातों को समझाने के बाद हमें उम्मीद हो रही है कि आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी कि आई मैक्स में स्मॉल r 0 करने का जो रवैया था ये बिल्कुल गलत है। स्मॉल r 0 केवल हम कह सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से स्मॉल r 0 कर नहीं सकते, अर्थात आदर्श चीजें संभव नहीं है। यहां तक की बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम आगे की ओर चलते हैं, डेरिवेशन पे विचार करते हैं। अब आप आई सेल की गणितीय व्याख्या में आ चुके हैं। अब तक तो आपने जो है इसे व्यवहारिक रूप से देखा था, बट आप सैद्धांतिक रूप से इसे साइंटिफिक हिसाब से देखें। विद्यार्थियों, आपको पता है मैं अगर इसे सेल बता रहा हूं तो अगर ये कैप प्लस है तो ये वाला सिरा माइनस है। आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन करें। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो आप बताइए अगर ये प्लस हो गया तो इसका सेल का पर्याप्त भाग पीछे है। अगर ये कैप वाला हिस्सा प्लस है तो इसका पर्याप्त भाग क्या है, पीछे है। तो स्पष्ट है कि प्लस के पीछे ही आंतरिक प्रतिरोध है, प्लस के पीछे ही आंतरिक प्रतिरोध है, प्लस के पीछे ही आंतरिक प्रतिरोध है। आप चीज़ों को समझिए। अगर मैंने यहाँ ई सेल जोड़ दिया है, ई सेल जोड़ा है, तो ये विद्युत वाहक बल हो गया। तो एक बड़ा वाला प्लेट प्लस होता, छोटा वाला माइनस। स्पष्ट है प्लस के पीछे और माइनस की ओर आंतरिक प्रतिरोध काम करता है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें। अब मैंने किस सेल को एक बाहर वाले सर्किट से जोड़ दिया है, मैंने किस सेल को एक बाहर वाले सर्किट से जोड़ दिया। आप चित्र की कॉपी करिए, बाहर वाले सर्किट से जोड़ दिया है। अब इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। धारा हमेशा प्लस से कहां बहती, माइनस की ओर, तो कैप की ओर से धारा निकलेगी और विदाउट कैप की ओर जाएगी। चीज़ों को समझिएगा। अब आप देखिए, ये बाह्य परिपथ जो है बाह्य प्रतिरोध के रूप में काम कर रहा है कि नहीं। ये जो बाह्य परिपथ आपको दिख रहा है, ये जो बाह्य परिपथ आपको दिख रहा है, ये बाह्य प्रतिरोध के रूप में काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे कर लीजिए, ये जो बाह्य परिपथ आपको दिख रहा है ये बाह्य प्रतिरोध के रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेल को जोड़ दिया, आंतरिक प्रतिरोध तो सेल में ही होता है। अब इसको मैंने एक चालक तार से जोड़ा है, तो देखिए इसमें बाह्य प्रतिरोध काम कर रहा है। ये हम लोगों का बाह्य प्रतिरोध है। यहां तक की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए।
अब विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो बाह्य परिपथ में हमेशा टर्मिनल विभवांतर काम करता है। जब किसी सेल को आप बाह्य परिपथ से जोड़ते हो तो बाह्य परिपथ में हमेशा वी टर्मिनल काम करता। टर्मिनल का मतलब पॉइंट है, हमेशा टर्मिनल काम करता, वी टर्मिनल काम करता है। भाई आंतरिक प्रतिरोध पे तो ये कार्य कर रहा है, लेकिन बाह्य प्रतिरोध पे हमेशा वी टर्मिनल कार्य करता है। तो आइए आपको 1 मिनट का समय लेकर के समझाते हैं टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। प्रैक्टिकली समझे टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये सुना है कि जब किसी सेल को हम बाह्य प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो बाह्य प्रतिरोध या परिपथ में हमेशा टर्मिनल विभवांतर काम करेगा। बाह्य प्रतिरोध अथवा परिपथ में हमेशा क्या काम करेगा? टर्मिनल विभवांतर, वी टर्मिनल काम करेगा। अब आपको लोगों को बताना हो कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? विभव विभवांतर तो हम आपको बहुत पहले समझा दिए, यहां टर्मिनल विभवांतर कैसे डिफाइन है तो रटिएगा मत, सुनिए ध्यान से सुनिए। एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा व्यय होती है वो टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। फिर से पढ़ें, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा व्यय होती है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे वी टर्मिनल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वही होता है जो विभव या विभवांतर का होता है, बट लोगों ने थोड़ा सा समझाने बुझाने के लिए वी टर्मिनल को डिफाइन किया है। वी टर्मिनल कहां काम करता है? अगर कोई चालक बैटरी या सेल से जुड़ा हुआ है तो उसके बाह्य परिपथ में हमेशा वी टर्मिनल काम करेगा। तो लोगों ने डिफाइन कैसे किया? जब हम किसी बैटरी अथवा सेल से बाह्य चालक को जोड़ देते हैं तो वहां से यह डिफाइन है, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा व्यय होती है वो टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। नोट डाउन करिए। तो आपने टर्मिनल विभवांतर को समझा। एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा टर्मिनल विभवांतर का समीकरण लिखने का प्रयास करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चूंकि हम जानते हैं V बराबर W/Q होता है, और अगर V बराबर W/Q होता है तो हम इसको टर्मिनल विभवांतर के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? V टर्मिनल। अब V किस में बदल जाएगा? टर्मिनल में। तो V टर्मिनल बराबर हो जाएगा W/Q। और क्लास में सारे बच्चों को मालूम है कि B बराबर I/R होता है। देखिए I धारा है, R ओमेगा के प्रतिरोध में बह रही है। चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि V बराबर I/R होता है, कैपिटल R बाह्य परिपथ है, तो इसका मतलब अब यहां पर लिख सकते हैं I/R बराबर W/Q। ऐसे भी समीकरण को लिख सकते हैं एज इट इज। आई होप कि आपको टर्मिनल विभवांतर तक की कहानी समझ में आई होगी। आई होप कि आपको टर्मिनल विभवांतर तक की कहानी समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, हम लोग आई सेल की गणितीय व्याख्या करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आई सेल की गणितीय व्याख्या। अगर हम आई सेल की गणितीय व्याख्या करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए, मान लिया t सेकेंड तक इस बैटरी के द्वारा q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। माना t सेकेंड तक बैटरी द्वारा q कूलाम का आवेश प्रवाहित है, तो बैटरी का कुल कार्य कितना होगा?
बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य, या इसे बड़े खूबसूरत ढंग से बच्चे और भी लिख सकते हैं, या कुल व्यय ऊर्जा। तो क्लास में आज नहीं, बहुत पहले से बच्चों को मालूम है, बहुत अच्छी तरह से बच्चे जानते हैं कि W बराबर फार्मूला होता है V इंटू क्यू। W बराबर फार्मूला होता है V इंटू क्यू। तो यहां पर हम बैटरी के द्वारा किए गए कार्य की बात कर रहे हैं। तो बैटरी के द्वारा किए गए कार्य की अगर बात कर रहे हैं तो हम फोकस करें अगर, तो V टर्मिनल होता है, E यहां है, E हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं W कुल माने कुल कार्य, तो ये हो जाएगा E इंटू क्यू। ये समीकरण नंबर 1। क्लास के हमारे सारे बच्चों को ये बात विदित है कि आवेश के बहने की समय दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश के बहने की समय दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो हम जानते हैं क्यू का एक फार्मूला होता है Q बराबर I गुना T, क्योंकि यहां आवेश की बात तो हो नहीं रही, यहां तो करंट बह रहा है। Q बराबर I गुना T होता है। मान लिया ये समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में पुटअप कर दें, समीकरण 1 में रखें, तो आप बताइए यहां पर फार्मूला क्या मिल रहा है, W कुल, और W कुल जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, E इंटू आई इंटू टी। मान लिया कि यह समीकरण नंबर 3 है। W कुल तो पता चल गया। अच्छा विद्यार्थियों, इस पूरे सर्किट में W कुल किसके बराबर है? अगर इस पूरे सर्किट में देखें तो W कुल किसके बराबर, आप बता सकते हैं? इस पूरे सर्किट में अगर देखें, चूंकि संपूर्ण परिपथ में अगर देखें, संपूर्ण परिपथ में, तो आप हमें बताएंगे संपूर्ण परिपथ में कि सर जी जो W कुल है वो 3 खंडों में बटा है, 2 खंडों में, सॉरी, W कुल कितने खंडों में बटा है, 2 खंडों में। एक W आंतरिक और एक W बाह्य, एक W आंतरिक और एक W बाह्य। तो एक काम कर लेते हैं, W कुल अगर 2 खंडों में बटा हुआ है तो इसका मतलब एक W जो है यहां पर आंतरिक हुआ, और एक W आंतरिक हुआ तो इसका मतलब एक W क्या हुआ, बाह्य हुआ। अब कितनी अच्छी बात है कि W कुल बराबर है W आंतरिक प्लस W बाह्य के, मतलब इसके अंदर भी काम हो रहा है, इसके बाहर भी काम हो रहा है, और ये अंदर और बाहर मिला करके किसका काम हुआ, पूरे परिपथ का। जी बिल्कुल, पूरे परिपथ का काम हुआ। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम W आंतरिक निकालते हैं, W आंतरिक के लिए, या फिर हम सबसे पहले तलाश कर लेते हैं W बाह्य का, आपको इजी समझ में आएगा। W बाह्य के लिए, अच्छा W बाह्य के लिए जब आप चलेंगे, W बाह्य के लिए जब आप चलेंगे तो W बाह्य में आपको क्या मिल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। क्या मिल रहा है, टर्मिनल विभवांतर है, I एम्पियर की धारा है और T सेकेंड तक बह रही है। टर्मिनल विभवांतर है, I एम्पियर की धारा है, T सेकेंड तक बह रही है। तो एक बात तो फिक्स है कि W बाह्य अगर आप यहां पर लिख रहे हैं, W बाह्य के लिए I एम्पियर की धारा T सेकेंड तक है, ये बात शुरू से T सेकेंड तक है। तो अगर हम W बाह्य देखें तो एक बात फिक्स है कि W बाह्य बराबर होता है V इंटू आई इंटू टी, ये बात भी फिक्स है। ये हमारा समीकरण नंबर 5 है। V टर्मिनल हो गया, V टर्मिनल, टर्मिनल विभवांतर, तो V आई एम्पियर की धारा T सेकेंड तक, तो W बाह्य बराबर V आई टी। अच्छा एक काम करते हैं, W आंतरिक लगाते हैं, W आंतरिक लगाते हैं, और अगर W आंतरिक के लिए चले सेम प्रोस्पेक्टस में, तो आप बताइए W आंतरिक कितना आपको मिल जाएगा, W आंतरिक आपको कितना मिल जाएगा। तो ऊपर V आई टी, ऊपर हमने V आई टी लिया, मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया V डैश इंटू आई इंटू टी, और हमने यहां कुछ पल के लिए मान लिया है W आंतरिक बराबर होता है V डैश इंटू आई इंटू टी। बाह्य में V है, अंदर में V डैश है।
क्लास के स्टूडेंट ये बोलेंगे सर आपने गलती कर दी, क्योंकि आंतरिक में कहीं वी डैश नहीं दिख रहा, आंतरिक में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। परेशान मत होइए। आप ये बताइए आंतरिक में अगर ई दिख रहा, हम यहां पर वी डैश का वैल्यू लगा दे तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? आप बताइए, चूंकि हमें क्या मालूम है v बराबर आई इंटू कैपिटल आर होता है, तो हम यहां पर v डैश बराबर आई इंटू स्मॉल आर नहीं लिख सकते क्या? ओम जी कहते हैं v बराबर आई इंटू आर होता है, तो अगर हम अंदर देख रहे हैं तो आई इंटू स्मॉल आर नहीं लिख सकते क्या? और अगर v डैश बराबर आई इंटू स्मॉल आर है तो आप चेक करके बताइए w आंतरिक बराबर आ कितना रहा है? W आंतरिक बराबर आ रहा है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और बोले तो ये समीकरण नंबर 6। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कुछ नहीं किया, टर्मिनल विभवांतर को समझाने के बाद मैं आपको केवल एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आप इसको देखें ध्यान से, गौर से देखिए। मैंने क्या कहा, माना t सेकेंड तक बैटरी द्वारा q कूलाम आवेश प्रवाहित है, तो बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य, क्लास के सारे बच्चे जानते हैं ये बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल की है और ये q कूलाम का आवेश दे रहा है, तो W बराबर V इंटू क्यू होता है, और अगर W बराबर V इंटू क्यू होता है तो बैटरी के हिसाब से W कुल बराबर E इंटू क्यू होगा। अगर W कुल बराबर K इंटू क्यू होगा तो हमारी बैटरी यहां पर करंट फ्लो कर रही है, तो हम जानते हैं कि अगर Q कूलाम का आवेश t सेकेंड तक बह रहा है तो धारा I बराबर Q बराबर IT होता है, तो Q बराबर IT का वैल्यू रख दें तो W बराबर W कुल बराबर E IT आ गया। क्लास का हर एक बच्चा बोलेगा कि सर जी पूरे सर्किट का जो ऊर्जा है, पूरे सर्किट का जो कार्य है वो दो सेक्शन में बटा है, एक आंतरिक एक बाह्य, एक आंतरिक एक बाह्य। तो हमने एक इक्वेशन बना दिया पूरे परिपथ के लिए कि W कुल बराबर W आंतरिक प्लस W बाह्य, W कुल बराबर W आंतरिक प्लस W बाह्य, W कुल बराबर W आंतरिक प्लस W बाह्य। अब बच्चे सर्च करेंगे कि W कुल तो मिल गया, आंतरिक और बाह्य मिल जाए, तो आंतरिक सबसे पहले आपने कहा हम बाह्य निकाल लेते हैं, तो हमने कहा कि आई एम्पियर की धारा t सेकेंड तक जा रही है तो V टर्मिनल के हिसाब से W बाह्य बराबर क्या होता, VIT, W बाह्य बराबर VIT, और अगर W बाह्य बराबर VIT तो W आंतरिक के लिए कार्य करिए, W आंतरिक के लिए, तो क्लास का हर बच्चा बोलेगा सर जी V डैश IT। सर गलती हुई, V डैश नहीं E लिखिए। बाबू मेरे वेट करो, देखो ध्यान से समझो। ओम कहते हैं कि V बराबर IR होता है, तो हम अपने सेल के हिसाब से V डैश बराबर स्मॉल I इंटू आर अगर लगा दें तो I स्क्वायर RT। अब बताओ गलत है क्या? W आंतरिक, सारी चीजें अंदर की है। उम्मीद है कि आपको यहां तक का मैटर समझ में आया होगा। आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट में पता चलेगा कि हम आपको कौन सी टॉप क्लास की बात बता रहे हैं और कौन सी चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण को आगे बढ़ाइए। चूंकि आपने पहले लिख दिया था कि W कुल जो होगा वो बराबर होगा W बाह्य प्लस W आंतरिक के, W आंतरिक के। अगर विद्यार्थियों पहले की अपेक्षा अरेंजमेंट हुआ होगा तो इस बात की चिंता मत करिएगा, प्लस और इंटू में अरेंजमेंट हो सकता है, माइनस और डिवीजन में नहीं होता है। अब यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, ये जो भी समीकरण रहा हो आपका, मान लीजिए ये हमारा समीकरण नंबर जो है 5 रहा हो, हम एक काम करते हैं यहां डायरेक्ट लिखते हैं W कुल कामा W बाह्य व W आंतरिक का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, हमने समीकरण घोषित किया था, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, अब आप उपरोक्त के हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा कॉपी में, रखने पर लाइए रखिए जरा। क्या पता है आपको आज भी W कुल कितना आया था? तो क्लास के बच्चे बोलेंगे सर EIT आया था। क्या आपको मालूम है W बाह्य कितना आया था? तो क्लास के बच्चे बोलेंगे VIT आया था। क्या आप मेरी मदद करोगे, आप बताओगे W आंतरिक कितना आया था? तो क्लास के बच्चे बोलेंगे I स्क्वायर RT आया था। फाइन, मैथमेटिक्स तो आती होगी, अगर आप बायो के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एकदम मैथमेटिक्स है। अब आप यहां से चीजों को सेट करें, अगर मैं इसको एक बार या करके EIT लिख रहा हूं और यहां से भी मैं IT को कॉमन निकाल रहा हूं, एक काम करते हैं हम इसको एक सीक्वेंस में आगे बढ़ाते हैं। VIT प्लस में ये I स्क्वायर है तो इसको दो पक्ष में बांट देते हैं,
एक बार लिखते हैं IT और एक बार लिखते हैं IR। गलत क्या हुआ देखें, I स्क्वायर है तो मैंने इसको I कर दिया है, तो एक बार IT एक बार IR, बाद में फिर वापस से I स्क्वायर RT। अब आप ये बताइए, इसमें भी IT है, चेक करिए, इसमें भी IT है, इसमें भी IT है, इसमें भी IT है। एक काम करते हैं, ये प्लस में इसमें से IT कॉमन निकालते हैं। EIT बराबर, यहां से IT कॉमन निकला तो यहां बचा क्या, V प्लस I इंटू R। IT से IT कैंसिल हो गया, E बराबर क्या बचा, V प्लस I इंटू R। E बराबर क्या बचा, V प्लस I इंटू R। अगर आपका E बराबर V प्लस I इंटू R बच रहा है तो आप फोकस करके बताइए इससे आपको क्या सीख मिल रही है। और अगर हम यहां से B को बाहर ही कर लें, B को बाहर करें, समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, यह समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, इग्नोर नहीं। अगर हम यहां से B को बाहर ही कर लें, B को बाहर कर लें तो इसका मतलब साफ है, V बाहर किया गया तो V बराबर क्या हो गया, E माइनस का I इंटू आर। V बराबर E माइनस का I इंटू आर। अपनी समझदारी दिखाइए। यहां तक का सेक्शन आपको क्लियर हो रहा है, यहां तक का सेक्शन आपको क्लियर हो रहा है। यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताने वाले हैं, ध्यान दें, फिर समीकरण को हम आगे डेवलप करेंगे, या फिर हम समीकरण को पूरा डिराइव कर देते हैं, फिर आपको इंस्ट्रक्शन बाद में बताते हैं। समीकरण को हम यहां पूरा डेवलप कर दें, फिर इंस्ट्रक्शन आपको लास्ट में बताते हैं, कोई समस्या नहीं है। समीकरण यहां तक डेवलप कर दें। आइए, ये इंपॉर्टेंट वाला समीकरण किसी से भी, चाहे इससे किसी से भी, इंपॉर्टेंट वाले समीकरण को नीचे लाइए। चलिए, आपको क्या मिला है, E बराबर, आपको क्या मिला है, E बराबर V प्लस I इंटू आर। चूंकि V क्या है, V क्या है, V बराबर V टर्मिनल है, और अगर V बराबर V टर्मिनल है तो इसका वैल्यू I इंटू कैपिटल आर होगा। चित्र भी है, V क्या है, V टर्मिनल है, और अगर V टर्मिनल का वैल्यू जो है परिपथ और ओम के नियम से लगाएं तो I इंटू आर होगा। एक काम करते हैं, E लिखते हैं, E बराबर इसके जगह I इंटू कैपिटल आर, इसके जगह I इंटू स्मॉल आर। आप इस पूरे व्यंजक को देखें ध्यान से, इनमें क्या कॉमन निकलेगा, I कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर E बराबर आपको इतना मिल रहा है, I कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, I गुणते में है, बाहर करिए, ये भाग में हो जाएगा, I बराबर E ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, यानी कि ये आई सेल है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आई सेल बराबर हम लोग प्रूव करेंगे E बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और मैंने अपने वादे को पूरा किया। ये समीकरण आपका अप्रूव्ड है। आगे की ओर ये समीकरण आपकी इतनी मदद करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। आई सेल के इस समीकरण को आप समझने की कोशिश करें। विद्यार्थियों, यहां कोई लॉजिक नहीं लगी हुई, यहां कोई लॉजिक नहीं है, ये सब का सब मैथमेटिक्स है। अगर आप पीसीबी हो तो 10वीं तक तो मैथमेटिक्स जरूर पढ़े हो, और फिर 12वीं में फिजिक्स के साथ खेल रहे हो, तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब पूरा का पूरा साफ है कि आपकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है। आपने देखा ना कि आई सेल बराबर इतना मिल रहा है। आइए अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। यह समीकरण आप देख रहे हैं, इस समीकरण को यहां साइड में लाइए, इस समीकरण को यहां साइड में लाइए, इसको हम आपको समझाते हैं, इसकी महत्वता समझिए पहले। V बराबर आपने लगाया E माइनस का I इंटू आर।
सबसे पहले इस समीकरण की विशेषता सुने। एग्जाम में प्रश्न में भी प्रश्न बन जाते हैं, बट विद्यार्थी उसे समझ नहीं पाते कि प्रश्न पूछा कहां से। विद्यार्थी उसे समझ नहीं पाते कि प्रश्न पूछा कहां से। एग्जाम में क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट विद्यार्थी उसे समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछा कहां से। विद्यार्थियों, मैं अपने लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 जो है एक छोटे से वीडियो में आपको आगे प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे जरूर देखें। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 मैं अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे आप जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।